नमस्ते सभी को। आज हम साइंस की रिवीजन बुलेट सीरीज के अंदर बायो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि 7 नंबर का है। आपको पता है 7 नंबर के 4 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर ये है। डायग्राम आने के चांस भी यहीं से सबसे ज़्यादा रहते हैं और यहीं से आपके स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो इसको थोड़ा अपने को ध्यान से पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में होता क्या है कि आपको पता है लाइफ प्रोसेस मतलब अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे या अपनी बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। सिस्टम यानी जैसे सेल्स से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन मिल के काम करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं जो अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब है क्या है, वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। आइए आज इसके बारे में जानते हैं पूरा। इसमें आपको 1 बाय 1 बहुत सारे चार से 5 सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लेकिन इससे भी पहले आप वेटेज को देख लीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो देखते हैं। लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आने वाले हैं और इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, ABCD ऑप्शन वाला। 1 नंबर का क्वेश्चन वो हो गया। एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर का जो मीडियम क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आएगा जिसके 3 हिस्से हैं, 1+1+2 यानी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो होगा एक ही। आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें हो सकता है 1 नंबर का डायग्राम पूछ लें, लेवल डायग्राम 100% आपके आएगा ही आएगा। 2 नंबर में उसकी मैकेनिज्म या उसके अंदर की कुछ डिटेल पूछ लें, और 1 नंबर में हो सकता है कोई बेसिक जानकारी पूछ लें। तो आपको क्या है कि अब वो उस टाइप से नहीं आता कि किसी सिस्टम के बारे में अपने मन से पूरा डिटेल में व्याख्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज स्मार्ट टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से जानना इस चीज़ को। जैव प्रक्रम के अंदर 4 बड़े हिस्से हैं इस चैप्टर के अंदर। वो 4 बड़े हिस्से कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा है आपका वो है पोषण का। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे श्वसन, श्वसन के बाद रक्त परिसंचरण, और रक्त परिसंचरण के बाद जाएंगे अपन उत्सर्जन। लेकिन श्वसन से पहले और पोषण के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाचन के सिस्टम को और पढ़ना पड़ेगा। वैसे पोषण को पढ़ के आप पाचन को समझ लेंगे, पाचन समझने के बाद हम श्वसन पे जाएंगे। तो सबसे पहले पोषण क्या है ये समझते हैं। कोई एनिमल बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म यानी मान लो कोई प्लांट बॉडी है, तो किसी भी जीव का जो शरीर है वो अपने आप को बनाए रखने के लिए उसको कुछ तत्वों की, कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यक पदार्थों को शरीर में लेना, ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। लेकिन पोषण 2 तरह का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, जिसमें कंपेयर करना या अंतर करने की बातें आती है। सबसे पहला अंतर तो यहीं से हो गया है। स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे जैसे आपको पता ही है, इस दुनिया के सारे हरे जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब ये है कि वो जो अपने अजैविक घटक जैसे लाइट और CO2 लेकर अपनी बॉडी के अंदर ही खाने को बना देते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल वर्णक यानी हरित लवक पाया जाता है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं अपन आगे। विषम पोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे ये अमीबा दे रखा है साइड में, आप देख सकते हैं। अमीबा देखो, ये एक विषम पोषी और सरल जीव है। विषम पोषी ये भोजन क्या करता है, दूसरों से प्राप्त करता है। ये भोजन बाहर से प्राप्त कर रहा है, बाहर से और किस तरह से प्राप्त कर रहा है ये भी आप देख सकते हो। अमीबा पोषण का क्योंकि डायग्राम बुक में दे रखा है, आपको इसको अलग से पढ़ के जाना है। इसके अंदर ये बता रखा है कोई फूड पार्टिकल जब अमीबा के पास आता है तो अमीबा क्या करता है, उसके पास जाकर अपने दोनों साइड से सूडोपोडिया साइड बनाता है। सूडोपोडिया मतलब जिसे हम पादाप या कूट पाद कहते हैं। ये वो ऐसे नहीं जो दोनों ओर से कवर करने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की ब्रांचेज बनाता है। फिर फूड पार्टिकल के दोनों साइड वो आगे बढ़ता है। ये ब्रांचेज आगे बढ़कर एक वापस से क्लोज हो जाती है। इस टाइप से वो फूड पार्टिकल जो अमीबा की बॉडी है उसके अंदर आ जाता है। फिर अमीबा अंदर इसको एंजाइम्स की सहायता से डाइजेस्ट करके और उसमें से न्यूट्रिशन ले लेता है यानी पोषण ले लेता है, और अनावश्यक पदार्थ को वापस अपनी बॉडी से बाहर कर देता है। ये अमीबा के अंदर पोषण की विधि है। आगे देख, ऐसा ही पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेशल पॉइंट होता है। बाकी वो शरीर के किसी भी भाग से डायरेक्टली भोजन नहीं ले सकता,
जैसे अपने शरीर में मुंह होता है वैसे पैरामीशियम में भी एक स्पेशल जगह होती है, वहीं से वो भोजन प्राप्त करता है। अमीबा पे ऐसा कुछ नहीं है, अमीबा पे जिस साइड फूड पार्टिकल होगा वो उसी साइड से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। विषमपोषी के अंदर देखो कुछ कैटेगरी भी है, आप थोड़ा सा देख सकते हो। प्राणी संपोषण संपोष जैसे अमीबा, मानव, ये दूसरों, इसे परपोषी भी कह सकते हो आप। दूसरों से भोजन लेने वाले, दूसरों पे निर्भर रहने वाले मृत जीवी यानी सड़ी गली चीजों से, मरी हुए से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे फफूंद है, कवक है। परजीवी जो दूसरे जीवों के ऊपर भोजन प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर ही रहे या उनके शरीर के अंदर ही रहे, जैसे सिर के अंदर पाई जाने वाली जुएं हैं, या फिर मान लो अमरबेल है, फीताकृमि है, या किसी शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अमरबेल के बारे में आप जानना, ये एक ऐसा प्लांट है अमरबेल, आपने मैगी जैसा देखा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर का बबूल वगैरह के ऊपर ये फैले हुए रहते हैं, नीम बबूल के ऊपर। और ये इसके अंदर क्या हरित लवक एब्सेंट होता है, ऐसा प्लांट जिसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता, या फिर ये पादप जगत का एक अपवाद है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। फिर आगे देखते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पूरी दुनिया जिसके ऊपर चल रही है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी पौधों के अंदर पाए जाने वाला भोजन की क्रिया। अब आपको पता है पौधे जो है किन चीज़ों से, उनकी कच्ची सामग्री क्या है, CO2 है, H2 है, सनलाइट उनको चाहिए इसलिए वो दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, और हरापन यानी क्लोरोफिल उनके अंदर चाहिए क्योंकि पत्तियों के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपके सामने है। सबसे पहले क्या होता है कि वातावरण से जो CO2 हम आसपास फैला रहे हैं, श्वसन की क्रिया से जो हम CO2 दे रहे हैं, या फिर वातावरण में जो CO2 है उसको पौधों के पत्तियों के अंदर वाह तंत्र होते हैं, उन तंत्रों से वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। जल जड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं का ब्रेक होता है यानी टूटते हैं, फिर उनमें से हाइड्रोजन फ्री होकर CO2 का अपचयन करती है और CO2 को किस में बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। यानी CO2 से आगे जाके क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि पौधों का क्या है, भोजन है। और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसी ऑक्सीजन पे हम जिंदा हैं, प्राणदायक गैस हमारी यही है। अब देखो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन H2O से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। आपके एग्जाम में क्या काम आएगा वो ये है, प्रकाश संश्लेषण की जो 3 मुख्य घटनाएं बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, पहले तो आपको इसको ध्यान से देख के जाना है। पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्योंकि देखो आपको पता है पत्तियां ही भोजन बना सकती है, क्यों बना सकती है, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही वो पदार्थ है, क्लोरोफिल है, जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। तो पहला पॉइंट यह हो गया है प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना। दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ताकि वो रासायनिक ऊर्जा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सके यानी अपघटित कर सके। अपघटित होने के बाद यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनने के बाद वही हाइड्रोजन CO2 से क्रिया करके CO2 को क्या बदल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में अपचयित कर देगी। ये तीनों घटनाएं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देख के जाना है, एग्जाम में आएगी। फिर आता है रंध्र वाला टॉपिक। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए आप सिर्फ इतना से जान लें कि रंध्र के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो द्वार कोशिकाएं ही रंध्र को ओपन या क्लोज करने में मदद करती है, लेकिन ये जल की मात्रा पे निर्भर करती है। जब जब जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये सेल्स जो होंगी आसपास वाली, इनमें जल भरने से ये फूल जाएगी और बीच वाला स्थान ओपन हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे खुला रंध्र। और जब जब जल की मात्रा कम होगी उस समय ये पिचक जाएगा, और पिचकने की वजह से बीच का स्थान बंद हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बंद रंध्र। तो ये ऑटोमेटिकली चलता है जल की मात्रा के आधार पर, और द्वार कोशिका इसको कंट्रोल करती है। फिर आ जाते हैं हम पाचन तंत्र पे। पाचन से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि हमारा जो भोजन है उस भोजन के अंदर आपने सुना संतुलित भोजन के अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन हमें जो डाइजेस्ट करना है वो सिर्फ किसको करना है, वसा को करना है, प्रोटीन को करना है और कार्बोहाइड्रेट को करना है। बाकी चीज़ों को क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि वो डायरेक्ट ही शरीर अवशोषित कर सकता है। और पाचन का मतलब ये है कि जटिल अणुओं को, ये जो सारे जटिल अणु है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको ऐसे रूप में, ऐसे सरल रूप में बदलना कि अपनी छोटी आंत उसे क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो अपने को वसा को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीटली पढ़ना है। विटामिन डायरेक्ट, खनिज तत्व, विटामिन, और ये डायरेक्ट ही अपना शरीर अवशोषित कर सकता है, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि मुख है, मुख के बाद वैसे दांत, जीभ, ये भी मदद करते हैं, लेकिन अपना प्राथमिक और पहला अंग अपने भोजन को ग्रहण करने का वो मुख है। मुख के बाद दूसरा अंग आता है
ग्रसिका जिसे इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के बाद आमाशय जिसे हम स्टोमच कहते हैं। हमारा जो पेट है वो पेट के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद गुदा द्वारा अपचित का उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो पूरे को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए आप बात करते हैं मुख की। मुख के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, चवर्नक, अग्र चवर्नक। इन दांतों में काटने, पीसने और चबाने सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस वजह से भोजन को बहुत ही अच्छी तरीके से चबाया जाता है। चबाने के साथ साथ जीभ उसे घुमाने के लिए और उसमें लार मिक्स करने के लिए मदद करती है। और सबसे बड़ी बात, इस मुख के अंदर लार ग्रंथि होती है। आपको पता है कि अंगों के साथ साथ 3 ग्रंथियां भी पाचन के अंदर मदद करती है। पहली ग्रंथि लार ग्रंथि है जो स्लाइवा यानी लार बनाती है। दूसरी ग्रंथि का नाम आएगा अग्नाशय, तीसरी ग्रंथि का नाम आएगा यकृत। तो 3 लार ग्रंथियां मुख्य रूप से हो गई और बाकी के अंग हैं जो पाचन में मदद करेंगे। सबसे पहले मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि होती है वो अपने रोजाना, जैसे हम कुछ मीठा खट्टा देखते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, तो लार जो है ना वो 1 से 1.5 लीटर रोजाना लार ग्रंथि लार का निर्माण करती है। लार के अंदर एमाइलेस नाम का एंजाइम होता है। एमाइलेस या सी का एक नाम और है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को, जो कि अपन गेहूं की रोटी या जो खाना खाते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। स्टार्च और कितना करते हैं तो ध्यान रखो, 30% डाइजेशन अपने मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है, यानी पाचन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। इसके अलावा लार जो है भोजन को लसलसा और चिकना बनाती है ताकि वो भोजन आगे भोजन की नली में आसानी से जा पाए। लार के अंदर कुछ एंजाइम और लार अनावश्यक बैक्टीरिया को भी नष्ट करती है। तो लार बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपने इस हिसाब से। फिर आगे भोजन लसलसा होने के बाद ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका का सिर्फ एक ही काम है, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना। लेकिन ये जिस विधि से पहुंचाती है उसका नाम है कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन का मतलब होता है क्रम से नली ऊपर से सिकुड़ती जाती है और भोजन नीचे फिसलता जाता है। जैसे यहाँ से भोजन फिसलता ऊपर से नली सिकुड़ेगी और भोजन फिसलते फिसलते आगे पहुंचेगा। अब अपन देखना ये जो नली है, नली मतलब जो मुंह से शुरू हो रही है, पूरी कितनी होती है तो ध्यान रखो, पूरी इस नली को यहाँ से लेकर गुदा द्वार तक, पूरी इस पाइपलाइन को हम क्या कहेंगे, आहार नाली या भोजन नली कहते हैं। और ये 10 से 12 मीटर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबी कौन होती है, छोटी आंत होती है जो 8-10 मीटर लंबी होती है। सबसे पहले भोजन मुख के बाद कहाँ पहुँचाए, चिकना होके ग्रसिका में, ग्रसिका ने उसे कहाँ पहुँचाया, आमाशय में। आमाशय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। आमाशय ये देखो आपको दिख रहा है, ये पेट, ये अपना पेट है, इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ का वातावरण जो होता है वो अम्लीय होता है क्योंकि यहाँ पर अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है और जठर ग्रंथियाँ जो है वो अपने अंदर से जठर रस निकालती है और जठर रस के अंदर बहुत ही खतरनाक और हाईली एसिडिक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, जिसका pH होता है 1.2। ये HCl यहाँ क्यों पाया जाता है तो आपको इसको समझना है। HCl जो होता है वो यहाँ के अंदर के वातावरण को अम्लीय करने के लिए होता है ताकि यहाँ पर 2 जो एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, एक का नाम है पेप्सिन, एक का नाम है रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्योंकि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसको पेप्टाइड में बदलता है। रेनिन दूध के अंदर पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। अब नॉर्मली ये ध्यान रखिए कि पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट यानी पचाते हैं। यानी आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा आमाशय में किसका पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कभी भूख की स्थिति में या कभी यहाँ पेट के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसे हम एसिडिटी कहते हैं। लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई है, फिर हम दुर्बल क्षार यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हम अजवाइन लेकर या फिर हम इनो वगैरह लेकर इस HCl को वापस न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है। आमाशय में प्रोटीन पचने के बाद भोजन यहाँ से आगे छोटी आंत में जाता है, पचा हुआ भी और अपचित भी। टोटल भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के अंदर। अब आंत में जाने के बाद स्पेशल बात यहाँ ये है कि अब यकृत जो कि अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यकृत से निकलने वाला पीत रस, कौन सा रस, पीत रस, जिसमें पीला रंग होता है बिलीरुबिन के कारण और पीला रंग होता है और ये पीत रस या पित्ताशय में इकट्ठा होता है।
यहाँ से ये पीतरस छोटी आंत में पहुंचता है। तो एक तो हो गया पीतरस, दूसरा हो गया आपके, पहला हो गया पीतरस, पीतरस के बाद दूसरा अग्नाशय ग्रंथि जो कि मिर्ची के जैसी होती है, ये दिख रही है आपको। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशयी रस, दूसरा कौन सा हो गया, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस के बाद तीसरा हो गया आपके आंत रस। कौन सा हो गया, आंत रस। आंत रस जो कि छोटी आंत खुद अपने अंदर से निकालती है। ये तीन रस मिलकर, इन तीन रसों के अंदर टाइलिन, पेप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, दुनिया भर के एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम, ये सारे एंजाइम मिलकर कार्बोहाइड्रेट को, यानी कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, सबका डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत पाचन के क्रिया का सबसे मुख्य अंग है और सबसे लंबी होने के कारण ये इसके अंदर इस टाइप से विलाई नाम की संरचना पाई जाती है जो भोजन पाचन के बाद अवशोषण का कार्य करती है, क्योंकि पाचन के साथ साथ अवशोषण का कार्य भी छोटी आंत ही करती है। इसके बाद जो अपचित और, क्योंकि यहाँ पूर्ण पाचन हो जाता है, लाइपेज नाम का एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि वसा को बचाता है, जो कि लीवर से निकलने वाले पीत रस से मिलता है। अग्नाशयी रस में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे एंजाइम मिलकर फुली डाइजेशन यानी कंप्लीट पाचन छोटी आंत में कर देते हैं। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। वैसे लंबाई इसकी कम होती है, लेकिन चौड़ाई होने की वजह से इसको बड़ी आंत कहते हैं, विरीदांत। इसमें जब भोजन आता है तो भोजन, अपचित भोजन इसमें आता है। उस अपचित भोजन में से जो एक्स्ट्रा वाटर जो भी होता है, या फिर जो खनिज तत्व वगैरह कुछ काम की चीज़ें होती है, उसको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। और एक्स्ट्रा वाटर अवशोषित करने के बाद जो यहाँ जो रेक्टम यानी मलाशय होता है, और मलाशय में अपचित जो अनावश्यक अपशिष्ट होगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद उसे हम गुदा द्वार से बाहर मस्तिष्क के आदेश के अनुसार बाहर त्याग देते हैं। ये पाचन की संक्षिप्त में पूरी क्रिया हो गई है, इसको आपको अच्छे से समझना है। एक पॉइंट और है स्पेशल जो मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि जब जब हम यहाँ से भोजन नली यानी गर्सिका में भेजते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर सबसे हम पढ़ेंगे, यहाँ एक श्वास नली और होती है, जो कि ये देखो नीचे लिख रखा है, ये श्वास नली है, टेक्रिया यानी श्वास नली। और श्वास नली के जस्ट पास में ये अपनी जो जा रही इसोफेगस यानी ग्रसिका है। तो आपको समझना है कि ये इसोफेगस और दोनों पास पास में है, दोनों का रास्ता एक ही है, यानी श्वास भी इसी रास्ते जाती है और खाना भी इसी रास्ते जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब जब आप बात करोगे तो आपके यहाँ पर जो एक ढक्कन होगा जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स, कहाँ होता है, ये कंठ के ऊपर होता है, उसको ओपन होना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो उस समय आप बात ना करें, क्योंकि खाना खाते टाइम आपको इस ढक्कन को क्या होना पड़ेगा, श्वास नली को, कंठ को कवर रखना पड़ेगा, ताकि भोजन इसोफेगस में जा सके यानी भोजन की नली में जा सके। लेकिन अगर आप सांस भी ले रहे हो, सांस लेने के लिए इस ढक्कन को ओपन भी होना पड़ता है, तो बार बार ओपन बंद होता रहता है। अगर आपने तीसरा काम और स्टार्ट कर दिया, सांस चल ही जाए, खाना खा ही रहे हो, और तीसरा काम अगर बातें भी स्टार्ट कर दी, तो इस ढक्कन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, यानी टाइम पे इसको बंद नहीं कर पाता, और बंद नहीं करने की वजह से जो भोजन यहाँ जाना चाहिए था, फूड, ये देखो आप देख रहे हो कि ये ढक्कन अभी बंद है, क्लोज एपिग्लोटिक्स, तो भोजन सीधा भोजन नली में जा रहा है, पेट में जा रहा है। लेकिन अगर ये बंद होने से पहले भोजन अगर इसमें एंटर कर जाए, ये देखो एयर, जहाँ एयर एंटर कर रही है, अगर यहाँ भोजन एंटर कर जाए, ये नो एंट्री है, हम उलझ जाएंगे बहुत ही भयानक तरीके से, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, खांसी आएगी जोरदार, और वो सारा का सारा जो भी आप श्वास नली में गए वो रिटर्न बाहर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखो भोजन, ये आपको छोटी आंत के बारे में मैंने बता दिया है। छोटी आंत बहुत ही संकुचित और अंदर घूमी घूमी होती है, ताकि क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को उपलब्ध करा सकें, क्योंकि इसी में अवशोषण की क्रिया होती है। छोटी आंत के चारों ओर देखो, आप बड़ी आंत को भी देख रहे हो, यहाँ एक छोटा सा भाग अपेंडिक्स होता है, जो अपने शरीर में अवशेषीय अंग है, जो कुछ काम का नहीं है, कभी कभी पेट दर्द का कारण बनता है, जिसे हम डॉक्टर सर्जरी यानी काट कर अलग कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम पाचन की क्रिया के बाद श्वसन पे, क्योंकि आपको पता है कि पाचन की जो क्रिया होती है उसमें आपने जो कार्बोहाइड्रेट को जो पचाया है, वो कार्बोहाइड्रेट पचता है ग्लूकोज के रूप में, यानी C6H12O6 के रूप में, और यही हमें ऊर्जा देता है। ध्यान रखना, प्रोटीन आपको देगा वृद्धि और विकास, ग्रोथ देगा, नई न्यू सेल्स बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देगा,
इसके अलावा वसा वगैरह अतिरिक्त ऊर्जा देने का या यांत्रिक सामर्थ्य अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी और मजबूती देने का कार्य करता है, लचीलापन देने का कार्य करता है। विटामिन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, ये अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि आप भोजन का मतलब आपने ग्लूकोज बना लिया है, अब ग्लूकोज से आप क्या चाहते हो? ग्लूकोज से हम चाहते हैं ऊर्जा। ग्लूकोज से ऊर्जा तभी मिलेगी जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, श्वसन। अगर कोई पूछे श्वसन क्या होता है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को वापस उत्पाद के रूप में जो बन रही है CO2 उसको बाहर छोड़ना, ये क्या होता है? श्वसन या श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन जो होता है बेसिकली देखा जाए तो अगर वो जानवरों में, पौधों में, किसी में भी देखो आप, तो जो ग्लूकोज अपन ने अभी ग्रहण किया है वो 6 कार्बन वाला होता है, C6H12O6 6 कार्बन वाला होता है। वो सबसे पहले अपने कोशिका द्रव्य में टूट कर 3 कार्बन में बदल जाता है, यानी 2 अणु किसके बन जाते हैं? पाइरूवेट के बन जाते हैं। ये चार्ट भी आपके NCERT का है, आजकल इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ये डायग्राम आप खुद देख लीजिए, इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दूसरा, इसमें 2 कैटेगरी बन रही है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ तक की बात तो कॉमन है, चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो। कोशिका द्रव में पाइरूवेट बनेगा 3-3 कार्बन के। पाइरूवेट बनने के बाद 3 अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन कहती है कि अगर वायु अनुपस्थित हो, यानी ऑक्सीजन नहीं हो, तो क्या होगा? तो आपको पता, फर्मेंटेशन यानी किण्वन यानी सड़ने की क्रिया हो जाएगी, जो कि ईस्ट वगैरह से होती है, और इस दौरान एल्कोहल बनता है। तो लोग बियर बनाने के लिए इसको सड़ा सड़ा के बियर बनाते हैं, अंगूर को। तो बियर बनाने के लिए इस विधि को काम में लेते हैं, जिसमें एथेनॉल प्लस CO2 बनता है, लेकिन एनर्जी बहुत कम बनती है, 2 ATP बनती है। आगे देखते हैं, अपर्याप्त ऑक्सीजन। ये दोनों काम अपने मानव शरीर में होते हैं। जब हम बहुत सारा कार्य करते हैं, अपने कार्य करने पर मांसपेशियों के अंदर क्या होता है? अवायवीय श्वसन होने से लैक्टिक अम्ल बन जाता है और हमें थकान हो जाती है, हमें आराम की जरूरत होने लग जाती है। फिर अपन देखते हैं, ये जो नॉर्मल अपना श्वसन है, वायवीय श्वसन, जो हमारे लंग्स या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? आपने सुना, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होकर क्रिया हो रही है, किससे? ऑक्सीजन से, और प्रोडक्ट के रूप में CO2 बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा 38 ATP तक मिल जाती है हमें, और जो CO2 बन रही है ये हमारे लिए अपशिष्ट यानी कुछ काम का नहीं होता है, इसलिए हम श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 को वापस शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम इस विधि को डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है। मानव श्वसन तंत्र के अंदर देखो 2 लंग्स, हम फेफड़ों द्वारा श्वास की क्रिया को करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन हो गए? फेफड़े हो गए। इसमें अंगों का जो प्रोसेस है आप देख सकते हो, सबसे पहले नासा द्वार है, नाक के बाद कभी कभी मैं आपको डिटेल से ये बता देता हूँ कि नाक के 2, आपको पता है नाक के 2 छेद होते हैं, बीच में एक गुहा होती है, ताकि क्या हो सके कि जो हवा है वो संकीर्ण मतलब सिकुड़ी जगह से जा पाए, ताकि अंदर जो नासा रोम है, जिन्हें श्लेष्म ग्रंथि चिकना बना के रखती है, वो हवा को फिल्टर कर पाए। बाहर जो हवा अपन श्वास में लेते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर मिट्टी वगैरह हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, बीच में एक गुहा होती है और नाक के 2 छेद होते हैं, दोनों छेद से थोड़ी थोड़ी सी एयर जाती है और अंदर रोम जो होते हैं उसे फिल्टर कर देते हैं, मिट्टी वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को वहीं पर रोक देते हैं। फिल्टर होने के बाद आगे मुख गुहा के अंदर ही आती है, वो जहाँ कंठ के ऊपर वाले भाग, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पर एयर आती है। और कभी कभी अगर नाक से कोई इमरजेंसी आ जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस कंडीशन में द्वितीयक अंग, प्राथमिक अंग तो नाक हो गया, लेकिन द्वितीयक अंग जो है हमारा मुख होता है, यानी हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो यानी किसी का नाक पकड़ोगे तो उसकी डेथ नहीं होगी, नाक पकड़ने के बाद आप मुंह से भी सांस ले सकते हो। मुंह से जब सांस ली जाएगी तो भी वो आगे का प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस बात ये मुंह से सांस लेने में दिक्कत ये फिल्टर नहीं हो पाती है एयर। आगे देखते हैं, इसके बाद सबसे पहला अंग आता है कंठ। कंठ श्वास नली के जस्ट ऊपर होता है, हमारा लेरिक्स या हमारा स्वर यंत्र होता है, इसी के ऊपर वो जो ढक्कन एपिग्लोटिक्स है वो होता है, जिसे हिंदी में गांठी ढक्कन कहते हैं। यही ढक्कन, इस ढक्कन का महत्व क्या है कि ये ढक्कन भोजन को इस श्वास नली में जाने से रोकता है। फिर क्या होता है, कंठ के जस्ट नीचे देखो, ये वाष्पेशन की जो नली होती है उस तरह से संरचना होती है, सी आकार के छल्लों वाली संरचना, जो उपास्थियों के बने हुए होते हैं छल्ले ये, और ये हमारी श्वास नली को हमेशा ओपन करके रखते हैं, ताकि हम कभी भी हमारे श्वसन की क्रिया अवरुद्ध नहीं हो।
श्वास नली आके जाके दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं, दाई श्वसनी और बाई श्वसनी। क्योंकि दो फेफड़े हैं इसलिए श्वसनी भी दो होती है। और श्वसनी आगे जाके आपको दिख रहा होगा बहुत सारी ब्रांचेज छोटी छोटी ब्रांचों में फैल जाती है, और ये छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं इन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। और यही श्वसनिकाएं मिलकर ये देख सकते हो आप कुपिका कोश यानी गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है। और इसी हर एक गुब्बारे के अंदर जो हम श्वास से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भरी जाती है, और यहीं पर CO2 और O2 का गैस एक्सचेंज होता है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ज़्यादातर यह आता है कि श्वसन तंत्र में गैस विनिमय कहाँ होता है। तो ध्यान रखो O2 और CO2 का जो गैस विनिमय है वो कुपिका कोश में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं अंगों का क्रम क्या है। तो जैसे आपने देखा है नासाद्वार से हम एयर वायु लेते हैं, वायु के बाद ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी दाईं और बाईं, श्वसनी से श्वसनिका और श्वसनिकाओं से फुफ्फुस या फेफड़े बनते हैं जो कुपिका कोश के मिलने से बनते हैं। यहाँ तक अगर ऑक्सीजन पहुँच गई तो यहाँ से O2 को ब्लड अपने साथ मिलाकर हार्ट में ले जाएगा, और हार्ट से आने वाली CO2 को हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन यानी एयर को अंदर ले जाने का, और एक वापस रिटर्न लेकर आने का। तो इसे हम दो नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, और वापस CO2 को छोड़ने वाली क्रिया को उच्च श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। ये जो है ना दाब के अंतर के कारण होता है, इसको आप स्पेशली ध्यान से समझिएगा। बाहर के वायु का दाब 1 ATM होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और अपने फेफड़ों का जो दाब होता है, जब जब फेफड़ों का दाब बाहर की वायु से कम होता है तो अंतःश्वसन हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली हवा बाहर से अंदर आ जाती है। और जब जब अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु से अधिक होता है तो अंदर की सारी वायु बाहर चली जाती है। इसका मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था है फेफड़ों के अंदर की बार बार दाब जो है, फेफड़ों का दाब जो है वो बाहर की वायु के दाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। ये मोस्ट काम कौन कर रहा है इसको वापस एक बार देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये पसलियाँ हैं जो कि फेफड़ों के जस्ट ऊपर हैं, और बीच में ये फेफड़ों के जस्ट नीचे की साइड में डायफ्राम है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो श्वसन क्रिया को संचालित करती है, अल्टरनेट काम करती है, यानी एकांतर रूप से काम करती है। जब जब डायफ्राम अंदर जाता है पसलियों को बाहर की ओर या ऊपर की ओर उठती है। जब डायफ्राम अंदर जाएगा पसलियाँ बाहर या ऊपर की ओर उठेगी तो अंदर गुब्बारे जो हैं यानी फेफड़े जो हैं इनके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, यानी इनको फैलने की जगह मिल जाएगी। और आपको पता है जब आयतन बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, यानी जब फैलने की जगह मिलेगी तो अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जैसे अंदर का प्रेशर कम हुआ ऑटोमेटिकली बाहर से हवा नाक से होते हुए अंदर आ जाएगी। लेकिन जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो छोड़ोगे, जब आप श्वास छोड़ते हो आप वापस श्वास को अंदर बाहर लेकर इस क्रिया को समझ सकते हो। जैसे आप श्वास अंदर लेते हो तो आपको पता है पसलियाँ ऊपर उठती है, जैसे श्वास छोड़ोगे तो पसलियाँ वापस अंदर जाएगी, अंदर जाके फेफड़ों को पुश करेगी यानी दबाएगी, और जब फेफड़े दबाएंगे तो अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु से अधिक हो जाएगा और अंदर की वायु सारी बाहर रिटर्न हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अपन श्वास जो लेते हैं उसमें एयर लेते हैं ना कि ऑक्सीजन। तो ये आपको पता है कि जो बाहर है वो सब कुछ जाएगा। ऑक्सीजन कितनी लेते हैं तो 21%, तो ये एयर में 21% है, तो हम श्वास में भी कितनी लेते हैं 21%। और वापस जब आप ऑक्सीजन लेते हो उसके साथ सबसे ज़्यादा कौन लोगे तो नाइट्रोजन को लोगे, और सबसे कम क्या लोगे CO2 को लोगे। चलो आगे देखते हैं अंतःश्वसन निःश्वसन में अंतर क्या है। तो आपको पता है वक्ष गुहा है यानी पसलियाँ ऊपर उठती है फैलती है, जबकि निःश्वसन में क्या होता है अंदर की ओर जाती है, पसलियों के सिकुड़ने संलग्न पसलियाँ सिकुड़ती है। अंतःश्वसन में क्या होगा संलग्न पसलियाँ सिकुड़ेगी और इसमें संलग्न पसलियाँ शिथिल हो जाती है। इसमें वक्ष ऊपर या बाहर की ओर आता है, इसमें वक्ष मतलब सीना होता है अपना अंदर की ओर जाता है, और इसमें दाब जो वायु दाब है अंतःश्वसन में वो कम हो जाता है, इसीलिए तो बाहर से हवा अंदर जाती है। और इसमें वायु दाब अंदर बढ़ जाता है, इसलिए वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब यानी अंदर से बाहर की ओर आ जाती है। इस अंतर को आप अच्छे से देखकर नोट करके और पढ़िएगा। फिर आगे देखते हैं। एक बार अपना ये काम हो गया कि अपनी वायु कहाँ पहुँच चुकी है कुपिका कोश में पहुँच चुकी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कुपिका कोश में पहुँचने के बाद यहाँ से आगे काम होता है ब्लड का। तो ये आपको पता है कुपिका कोश के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक कारक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। यही वो कारक है जो क्या करता है ब्लड को ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर जाता है कहाँ पर, तो ध्यान रखिए यहाँ से लेकर जाता है हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर ही फिर दूसरा काम होता है
बॉडी को पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना यानी पंप करना। तो सबसे पहले ब्लड को देख लेते हैं, ये क्या होता है जल्दी से। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की संरचनाएं होती है, एक तो ठोस पदार्थ होता है और एक द्रवीय पदार्थ। ठोस पदार्थ 3 तरह की कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आपको पता होना चाहिए ये केवल 45% हिस्सा है, 55% हिस्सा कौन है, प्लाज्मा है, जिसका काम होता है कि जिसमें 90% पानी होता है, जिसका काम होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड को लिक्विड यानी बहने जैसा बनाए रखना। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लड के अंदर आरबीसी की। आरबीसी जो है वो O2 CO2 को परिवहन करने का काम करती है, इसी के कारण अपना खून जो है वो लाल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने का काम करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का है, ये आपके कोर्स में अलग से दे रखा है इसलिए इसको ध्यान से देखना है। जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जिस जगह चोट लगी है वहाँ पर रक्त का थक्का जमा कर खून को बहने से रोकते हैं। अब आते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र पर। यह हमारा मानव हृदय है और हृदय आपको पता है हमारा दिल है। और ये दिल अब देखो धड़कता रही है लेकिन काम क्या करता है वो ध्यान से देखिए, कितना बिजी है ये भी ध्यान से देखना है। हृदय के अंदर देखो हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। हृदय पेशियाँ वो होती है जो अनैच्छिक होती है यानी अपनी इच्छा के कंट्रोल में ये नहीं, यानी दिल अपनी नहीं सुनने वाला। दूसरी बात किसकी सुनेगा फिर, मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी पश्च मस्तिष्क की सुनेगा। सब इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 2 छोटे कोष्ठ जिसे हम आलिन कहते हैं, बायां आलिन दायां आलिन, और 2 नीलय यानी बड़े कोष्ठ होते हैं जिसे हम नीलय कहते हैं, बायां नीलय और दायां नीलय। ये 2 भागों में बटा हुआ होता है क्योंकि एक भाग में ऑक्सीजन वाला ब्लड चलता है और एक भाग में CO2 वाला ब्लड चलता है। बाएं हिस्से में ऑक्सीजन वाला ब्लड चलेगा। दोनों भागों को अलग करने के लिए विभाजिका होती है। इसके अलावा अपन 1 by 1 पूरे प्रोसेस से देख लेते हैं। अभी अपना जो ब्लड है वो कुपिका कोष में है, फेफड़ों में। वहाँ से जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को फुफ्फुस शिराएं लेकर आती है, कुपिका कोष से लेकर आती है। सबसे पहले कहाँ लेकर आती है, बाएं आलिन में। बाएं आलिन से वो कहाँ, बाएं आलिन में जैसे लेके आएगी यहाँ एक ही काम होगा बार बार, जिसका नाम है संकुचन। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे ही बाएं आलिन सिकुड़ेगा तो ये जो बीच में कपाट होते हैं, ये कपाट कहते हैं इन्हें, इन्हीं की आवाज़ लब आती है। ये जो कपाट होते हैं ये कपाट खुल जाते हैं और ये सारा ब्लड कहाँ गिर जाता है, बाएं नीलय में। और जब बाएं नीलय में ब्लड आता है तो नीलय भी वही काम करेगा, वापस संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा। और नीलय के सिकुड़ने से सारा ब्लड महाधमनी द्वारा शरीर में चला जाता है। महाधमनी जिसे एरोटा कहते हैं, महाधमनी द्वारा शरीर में कहाँ चला जाता है, ध्यान रखिए, शरीर के सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं, सभी ऊतकों के अंदर चला जाता है। और वहाँ से जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको श्वसन की क्रिया पूरी होती है, आपको पता है। तो यानी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया तक और वहाँ श्वसन की क्रिया होने के बाद CO2 बनती है। उस CO2 को ब्लड वापस हीमोग्लोबिन वापस अपने साथ जोड़ता है, शिराओं द्वारा वो इकट्ठा किया जाता है और महाशिरा उसको वापस कहाँ लेकर आती है, दाएं आलिन में। दाएं आलिन में संकुचन होगा, कपाट खुलेंगे, सारा ब्लड गिरेगा दाएं नीलय में। दाएं नीलय में संकुचन होगा, सारा ब्लड फुफ्फुसी धमनियों द्वारा वापस कुपिका कोष में चला जाएगा। इस प्रकार ये पूरा एक चक्र हो जाता है। वापस से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। फुफ्फुस शिराएं ब्लड को लेकर आएगी, ऑक्सीजनिक ब्लड को बाएं आलिन में, बाएं आलिन संकुचित होकर बाएं नीलय में जाएगा। बाएं नीलय से महाधमनी शरीर में भेजेगी, शरीर से CO2 को वापस महाशिरा लेकर आएगी। महाशिरा CO2 वाले ब्लड को कहाँ लाएगी, दाएं आलिन में। दाएं आलिन सिकुड़ेगा, दाएं नीलय में जाएगा, दाएं नीलय से फुफ्फुसी धमनियों द्वारा कुपिका कोष में चला जाएगा। इस पूरे चक्र के अंदर 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। और इसीलिए 1 मिनट में 72 बार अपना हार्ट काम करता है। और इसी को हम अपनी हृदय की धड़कन कहते हैं। और अपना जो हार्ट होता है ना वो सीने के अंदर उरोष्ठी पसलियों के बीच में उरोष्ठी के लेफ्ट साइड के अंदर होता है लगभग। और ये डायग्राम जो है आपको हार्ट के पूरे प्रोसेस को समझा रहा है। यहाँ आपको कुपिका कोष को बताया गया है और यहाँ पर अपने शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिकाओं को बताया गया है ताकि आप पूरे रिलेशन को समझ सको। फिर आप आगे देखते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट के अंदर कई, जिसके अंदर शिरा और धमनी वाला टॉपिक है। तो ध्यान रखना, धमनी जो होती है वो थोड़ी मोटी और अधिक लचीली होती है, और क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। शिराएं कम मोटी होती है और लचीली कम होती है। और धमनी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनित रक्त को लेकर चलती है और कहाँ, हृदय से शरीर में ले जाती है। और शिराएं क्या करती है, अनऑक्सीकृत यानी CO2 वाले ब्लड को
हार्ट के अंदर लेकर आती है। तो हार्ट से बाहर धमनी ले जाएगी और सीधा हार्ट के अंदर लाएगी। इसमें अपवाद भी हैं, तो अपवाद फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी सीधा अपवाद है। और वाल्व किस धमनियों में वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि सिरा में वॉल्व होते हैं। धमनियाँ सतही नहीं होती, यानी थोड़ी डीप होती है, अंदर की साइड होती है ऊतकों के नीचे, जबकि सिराएं सतह पे होती है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं उत्सर्जन तंत्र पे। आपको पता है कि इतने सारे जो काम हो रहे हैं शरीर के अंदर, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, तो ब्लड में बहुत सारी अशुद्धि आ जाती है। उस ब्लड में आई अशुद्धि को छानना पड़ता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि यूरिया इकट्ठा हो जाता है ब्लड में। यूरिया कहाँ से आता है? तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उस नाइट्रोजन की वजह से यूरिया अपनी बॉडी में बनता है। और पहले तो अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया इतना हानिकारक होता है कि अपन उसे त्याग नहीं सकते, इसलिए अमोनिया को लीवर अपना यूरिया में बदल देता है। और यूरिया को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, किडनियाँ फिल्टर करती है और यूरिन का निर्माण करती हैं। तो इस टॉपिक में अपने को यूरिन निर्माण को समझना है, यानी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझना है। अपने उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनियाँ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट और प्राथमिक अंग किडनी ही है, वृक्क कहते हैं इसे। और वृक्क से निकलने वाली 2 मूत्र वाहिनियाँ होती है, जो यहाँ से आने वाले मूत्र यानी यूरिन को मूत्राशय में इकट्ठा करती है और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग द्वारा उसे त्याग दिया जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है केवल किडनी की है। किडनी में यूरिन कैसे बनता है इसको जानते हैं। तो देखिए, ये जो किडनी दिख रही है आपको, इस एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख विक्राणु पाए जाते हैं। विक्राणु मतलब नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन आगे देखते हैं। ये एक विक्राणु की संरचना है। ऐसे 10 लाख एक किडनी में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो होता है, 2 तरह की नलियाँ होती है, एक तो अभिवाही और एक अपवाही। अभिवाही नली जो होती है थोड़ी चौड़ी होती है, जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है, यानी जिसके अंदर यूरिया वगैरह प्रेजेंट होता है, उस रक्त को इस बोमेन संपूर्ण, एक प्यालेनुमा भाग होता है, इसके अंदर लाती है। बोमेन संपूर्ण के अंदर ग्लोमेरुलस, एक कोशिकाओं का पतले कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ब्लड जब इस गुच्छे में आता है तो हाई प्रेशर, क्योंकि आगे से चौड़ी और पीछे से निकलने का रास्ता सकड़ा होने की वजह से एक प्रेशर बन जाता है, ग्लोमेरुलस फोर्स। उस हाई प्रेशर के कारण यह अल्ट्रा फिल्टर हो जाती है। अल्ट्रा फिल्टर मतलब बहुत ही बारीकी से छन जाती है, और छनकर सारा छनित्र जो होता है, छना पदार्थ होता है, वो बोमेन संपूर्ण में आ जाता है। फिर वो छना हुआ पदार्थ अंदर की साइड जाता है, और अंदर की साइड जो समीपस्थ यानी पास वाली नलिका में से होते हुए वो अवरोही में जाता है, या नीचे की साइड, और वापस आरोही में होते हुए वो दूरस्थ नलिका से होते हुए संग्रह नलिका में जाता है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अल्ट्रा फिल्टर 3 यूरिन निर्माण के जो है ना 3 चरण होते हैं। पहला होता है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन, निस्यंदन मतलब छानना होता है, अच्छी तरीके से छानना। दूसरा होता है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। और तीसरा होता है स्त्रवण। स्त्रवण मतलब होता है त्याग देना या निकाल देना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है परानिस्यंदन यानी अच्छी तरह से छानना, वो काम यहाँ हो चुका है। अब यहाँ से जब ये छंदिता बार बार आगे तक जा रहा है, यहाँ होगा पुनः अवशोषण की क्रिया। यानी आपको पता है कि कुछ आवश्यक पदार्थ जो ग्लूकोज है, विटामिन है, कुछ मात्रा में जो आयंस वगैरह जो चले गए हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये सारी काम की चीज़ें थी, इसको वापस बाहर लिया जा रहा है। और कोई अनावश्यक चीज़ें जो काम की नहीं, उसको वापस अंदर डाला जा रहा है। तो ये सारे काम इसके अंदर हो जाते हैं, हेनले लूप। और ये जो समीपस्थ और दूरस्थ नलिकाएं होती है, इसमें 99% पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी वापस काम की सारे पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो कुछ काम का नहीं होता है। उसमें 2% यूरिया, 2% यूरिक अम्ल और 96% पानी होता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। उसे संग्रह नलिका में इकट्ठा किया जाता है। संग्रह नलिका में इकट्ठा होने के बाद मस्तिष्क के आदेश के अनुसार यहाँ से मूत्राशय में छोड़ दिया जाता है, यानी मूत्राशय उसको ले जाकर, देखो मूत्राशय में छोड़ दिया जाएगा तो मूत्राशय इसको डायरेक्ट ले जाएगा, मूत्रवाहिनियों में छोड़ेंगे, मूत्रवाहिनियाँ इसको डायरेक्ट ले जाएगी मूत्राशय में। 700 से 800 ml तक मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद मस्तिष्क के आदेश के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार इसको सही से बाहर त्याग दिया जाता है। ये आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है अभी, वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है, ध्यान रखिए। पौधों के अंदर 2 चीज़ों का परिवहन, एक तो जल का परिवहन और एक होता है भोजन का परिवहन। तो ये दोनों अपने को पढ़ना है। वैसे ये डायग्राम सिर्फ एक ऐड हो गया है फ्लोएम का। फ्लोएम जो होता है, तो आप दोनों समझ लीजिए, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम का जो है वो क्या काम है, आपको पता है, जड़ों द्वारा जो पानी को अवशोषित किया जाता है, वो आप पेड़ कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर से ऊपर जो टहनी होगी
शाखा होगी वहां तक भी पानी पहुंचेगा। तो वो ऐसा स्पेशल काम कौन करता है? संवहन ऊतक जाइलम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। कुछ अंतर भी है इनमें, देख सकते हो आप। जल जो है वो वाटर और खनिज तत्वों को, यानी पानी और खनिज तत्वों को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाता है और इसके अंदर कोई बैरियर नहीं होता, अंदर कोई रुकावट नहीं होती ज़्यादा, जिस जैसे इसमें है दीवार टाइप का। और ये वन वे ओनली है, यानी ये क्या होता है, केवल वन साइड, यानी नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से नीचे आने वाला प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। और इसमें आउटर सेल्स आर नॉट लिविंग, यानी आउटसाइड वाली जो सेल होती है वो डेड होती है, यानी लिविंग यानी जिंदा नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि टू वे मैनेजमेंट मूवमेंट होता है, यानी भोजन जो बन रहा है पत्तियों द्वारा या फिर नीचे कुछ पत्तियां, बीच में कुछ पत्तियां भोजन बना रही है तो वो ऊपर भी जाएगा। भोजन जो है वो पूरे प्लांट के अंदर नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शन में जाता है। और इनके पास वाली जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है और फ्लोएम का काम पोषवाहिका यानी भोजन के संवहन करने का होता है। और इसमें ये प्लांट के अंदर एक वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी जाइलम को सपोर्ट करती है। वो कैसे करती है वो समझ लीजिए आप। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की लॉस है, एक प्रकार का हानि है पौधों के अंदर, लेकिन बहुत जरूरी अनिवार्य हानि है। क्यों है कि पत्तियों के गर्मी के दिनों में या फिर नॉर्मली भी आप जानते हो धूप के टाइम में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है, यानी पत्तियों से पानी वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। जैसे जैसे पत्तियों से पानी वाष्प बन के उड़ेगा, पत्तियों के यहाँ पानी की कमी आएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए एक स्ट्रेस, एक बल बनेगा, एक तनाव बल बनेगा। उस तनाव के कारण पत्तियां क्या करेगी, तने से पानी को खींचेगी। तने कहाँ से खींचेंगे? जड़ से। तो एक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये बल काम करेगा और इससे भी जाइलम को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है ये आप जान सकते हो कि रेजिन और गोंद वगैरह जो है पादप के उत्सर्जी पदार्थ हैं। एग्जाम्पल में आता है ये भी। और पादप की पत्तियों के अंदर बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियां अलग हो जाती है। कुछ प्लांट अपने अवशिष्टों को फलों में इकट्ठा करते हैं, फल अलग होने के साथ साथ अवशिष्ट अलग हो जाता है। कुछ प्लांट परमानेंटली तने में या फिर जड़ों के अंदर गांठों के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। और आपको पता ही है प्लांट सेल के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी इसीलिए होती है क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारे पदार्थों को लाइफ टाइम तक स्टोर भी किया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पाचन का रहेगा। विकर्ण का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिरा धमनी में अंतर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना है। और आप प्लेटलेट्स के बारे में जानिएगा। श्वसन की क्रिया में आपको वायवीय अवायवीय श्वसन यानी ये वाला हिस्सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और पाचन की क्रिया में इन दोनों अंगों के बारे में, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन को आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रकाश संश्लेषण 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट है। लगभग सारी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो बहुत जल्दी अब वीडियो अपलोड होने वाला है, तो इसके रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। थैंक्स।